विश्व भूगोल का पहला चैप्टर है यूनिवर्स या ब्रह्मांड। जो यूनिवर्स है या ब्रह्मांड है, जो भी एग्जिस्टेंस हमें दिखती है, सूर्य, चंद्रमा और ग्रह उपग्रह, जितना भी गैलेक्सियाँ हैं, सब मिला करके पूरा एग्जिस्टेंस को हम ब्रह्मांड या यूनिवर्स कहा जाता है। तो देखें तो ये जो है ये तो गैलेक्सी का केंद्र हो गया। अब सूर्य इस गैलेक्सी के केंद्र का चक्कर लगाता है, तो इसमें बहुत सारे तारे हमें दिख रहे हैं। एक गैलेक्सी है, जैसे हमारी इस गैलेक्सी में 100 अरब सूर्य माने गए हैं, ये ध्यान में रखना है। ये तो हमारा सूर्य है, ये तो एक ही है, लेकिन ऐसे ऐसे माना जाता है कि 100 अरब सूर्य और हैं इसी गैलेक्सी में, जो हमारी वाली गैलेक्सी है, और ऐसी ऐसी 100 अरब गैलेक्सियाँ और हैं पूरे ब्रह्मांड में। तो हमारी गैलेक्सी में बहुत सारे सूर्य दिख रहे हैं हमको, ये ऐसा सूर्य है, ये भी सूर्य है, दिखा रखा है इस तरह से। तो हमारी एक तारा हमारा सूर्य भी है इन 100 अरब तारों में से, इस तरह से हैं पूरे गैलेक्सी में ऐसे तारे बिखरे हुए हैं। तो हमारा तारा जो सूर्य है, इस सूर्य के आसपास 8 ग्रह इसका चक्कर लगा रहे हैं। तो इस सूर्य का परिवार है, एक तरह से सौर परिवार कहा जाता है इसको, सोलार सिस्टम कहा गया है। तो 8 ग्रह हैं। सबसे नज़दीकी ग्रह इसका बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, और इसके बाद फिर शनि है, अरुण है, वरुण है। तो ये 8 ग्रह। तो सूर्य का सबसे नज़दीक बुध हो जाएगा, दूसरे नंबर पे शुक्र हो जाएगा, पृथ्वी तीसरे नंबर पर। ये हमारी पृथ्वी है, इसकी कक्षा है 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि पहले ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर गैलेक्सियाँ हैं। ये गैलेक्सी हमने ये दिख रही है आपको, ये पूरी गैलेक्सी है, इसमें 100 अरब तारे हैं ऐसे ऐसे। एक तारा हमारा सूर्य भी है। तारे की विशेषता ये होती है कि इसमें अपनी गर्मी होती है, जो है न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा या नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा इसमें बनती रहती है। और इसके आसपास 8 ग्रह हैं, इस तरह से ये चल रहे हैं। तो सौर परिवार आपको समझ में आ गया होगा। गैलेक्सी है, गैलेक्सी में बहुत सारे सूर्य हैं, ऐसे एक सूर्य हमारा भी है, ये वाला ये सूर्य है, और इसका सौर परिवार है इस तरह से। तो ये गैलेक्सी आपको समझ में आ गया। गैलेक्सी के केंद्र को बल्ज कहा जाता है, और सौर मंडल का केंद्र तो सूर्य होता ही है, ये आपको पता ही है। तो पूरे ब्रह्मांड को हम इस तरह से समझ सकते हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम देवयानी या मिल्की वे हमारी वाली गैलेक्सी को कहते हैं, ये आपको समझना है। इसके बाद अब ब्रह्मांड बना कैसे, अगला प्रश्न ये आता है कि ब्रह्मांड बना कैसे। तो इसकी सबसे बड़ी जो थ्योरी है, सबसे विश्वसनीय जो सिद्धांत है, ये महाविस्फोट सिद्धांत है या बिग बैंग थ्योरी है, जो कि सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक है, सबसे ज़्यादा समझ में आता है। तो ये बिग बैंग थ्योरी, और जॉर्ज लेमेंथियर ने ये थ्योरी दी है। उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले ये ब्रह्मांड में जितना भी भार या जितना भी मास हमें दिख रहा है, ये गैलेक्सी, सूर्य वगैरह जो भी दिख रहे हैं, ये सब एक बिंदु पे थे, और ये बहुत ज़्यादा हाई डेंस हो गए थे, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा, इसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, एक बिंदु पर आ गया था। मतलब ये मान लो कि सारा ही पूरा यूनिवर्स जो ये दिख रहा है, ये पॉइंट पे था ये, और इसमें एक बार विस्फोट हुआ और ये पूरा फैल गया इस तरह से। तो ब्रह्मांड का सबसे विश्वसनीय सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत है। इसको जॉर्ज लेमेंथियर ने दिया था। बाकी एक दोलन सिद्धांत भी है, एलन सैंडेज ने दिया था, और एक थॉमस सतत सृष्टि सिद्धांत है कि नहीं, कि लगातार ब्रह्मांड बन ही रहा है, एक सिद्धांत ऐसा भी है, और इसे हरमन बॉन्डी ने दिया था। तो ये 2-3 सिद्धांत हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा विश्वसनीय सिद्धांत इसमें ये वाला हमारा बिग बैंग थ्योरी या ब्रह्मांड या जो है महाविस्फोट सिद्धांत माना जाता है। अब ब्रह्मांड तो हमने देख लिया। अब इसकी दूसरी जो सबसे बड़ी यूनिट होती है वो गैलेक्सी होती है। हमारी गैलेक्सी का नाम मंदाकिनी, दुग्ध मेखला या देवयानी भी इसको कहा जाता है। दुग्ध मेखला या इसको मंदाकिनी कहा जाता है। देवयानी हमारी सबसे नज़दीकी गैलेक्सी को कहा जाता है। तो आकाशगंगा गैलेक्सी को ही कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? आकाशगंगा तो गैलेक्सी होगी, लेकिन हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी या मिल्की वे या दुग्ध मेखला। मिल्की वे या दुग्ध मेखला हिंदी में हो गया, मिल्की वे इसका इंग्लिश में हो गया, मंदाकिनी हो गया। तो 2-3 नामों से ये हम इसको जानते हैं। कभी मंदाकिनी बोल देगा, कभी मिल्की वे बोल देगा, कभी दुग्ध मेखला बोल सकता है। स्पाइरल टाइप की है। अभी कई तरह की गैलेक्सियाँ होती हैं, ये कुछ स्पाइरल इस तरह की एक गैलेक्सी है हमारी, और ये सूर्य आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है। अब जैसे हमने देखा कि ये गैलेक्सी है पूरी की, इसमें बहुत सारे तारे हैं, तो सूर्य इसके केंद्र का भी, सूर्य भी चक्कर लगाता है। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है 365 दिन में, वैसे ही सूर्य भी गैलेक्सी के केंद्र का चक्कर लगभग 22.5 करोड़ के आसपास सालों में लगाता है। तो सूर्य गैलेक्सी के केंद्र का एक चक्कर 22.5 करोड़ सालों में लगाता है।
30 चक्कर अब तक लगा चुका है, तो ये माना जाता है कि सूर्य अपनी मध्य आयु की अवस्था में है। अभी आगे देखेंगे इसको। तो हमारी आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी आकाशगंगा कौन सा है? अभी एक प्रश्न इस तरह से भी बनता है, क्या हमारी आकाशगंगा तो देवयानी या मिल्की वे हमने इसको कह दिया है, लेकिन हमारे सबसे नज़दीक कौन सी आकाशगंगा है? तो इसका नाम है देवयानी। दूसरी गैलेक्सी हमारी इसी तरह से हमारे आसपास है देवयानी। अगला निहारिकाएँ होती हैं, कुछ धूल के कण होते हैं। रात को हमें कुछ चमकता हुआ सा आसमान में ये इसके ये से दिखते हैं, तो इसे देवयानी या सॉरी निहारिका कहा जाता है। निहारिका क्या होती है? धूल गैस के कण होते हैं आकाशगंगा में, और ये रात को हमें चमकते हुए ब्रह्मा आसमान में दिखाई देते हैं, तो ये इनको निहारिका कहा जाता है। इसके बाद फिर तारे होते हैं। अब तारा महत्वपूर्ण है। हमारा सूर्य भी एक तारा है, और इस तारे की विशेषता क्या है कि सबसे मेन चीज़ है, इसमें गर्मी होती है, अपना उष्मा होता है। जैसे कि हमारे सूर्य में जो ऊर्जा आ रही है, ये नाभिकीय संलयन से आ रही है, अपार ऊर्जा प्राप्त होती है इसमें। एक तो नाभिकीय विखंडन हो गया, परमाणु बम जिससे बनता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया, उसमें कि यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है, नाभिक को तोड़ा जाता है, तो अपार ऊर्जा उसमें से निकलती है, तो वो तो परमाणु विस्फोट हो गया। लेकिन इसका उल्टा होता है, जब दो परमाणुओं को मिलाया जाता है, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन के परमाणु मिलते हैं, तो नाभिकीय संलयन से भी अपार ऊर्जा निकलती है। तो सूर्य की आयु का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। किस किस का संलयन होता है? तो इसमें हाइड्रोजन और हीलियम के अणु परमाणु जो होते हैं उनका संलयन होता है और ऊर्जा निकलती है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। किस किस का संलयन होता है? हीलियम और हाइड्रोजन का। उससे क्या निकलती है? बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, जिससे सूर्य इतना गर्मी है इस पर, और उसके ऊष्मा जब बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो उसमें से प्रकाश भी निकलता है। तो तारे की परिभाषा क्या है? तारे में अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है, जैसे कि हमारा सूर्य है। एक सवाल प्रश्न ये है कि तारे का रंग कैसे या आयु का पता कैसे लगाएंगे कि तारे की आयु क्या हो रही है? तो आयु में सबसे पहला तारा जब बनता है आरंभ में, तो ये नीला होता है। जब प्रकाश बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है किसी भी चीज़ का, तो वो ब्लू दिखती है, नीली दिखती है, फिर सफ़ेद होता है, फिर पीला होता है, और अंतिम अवस्था में लाल हो जाता है। तो ये सूर्य के जीवन की अवस्थाएं हैं। सबसे हमारा सूर्य किस स्थिति में है? पीला है, यानी कि मध्य समय चल रहा है इसका। 10 अरब साल सूर्य की उम्र मानी जाती है, तो ऐसा माना जाता है कि 5 अरब साल के आसपास हमारे सूर्य की आयु है। सूर्य की आयु कितनी है? 5 अरब साल। पृथ्वी की थोड़ा इससे आधा अरब कम है, 4.5 अरब साल पृथ्वी की आयु मानी जाती है। अब सूर्य पे सबसे ज़्यादा 71% हाइड्रोजन है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य पे सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व है? तो हाइड्रोजन 71%, 26% हीलियम है, 2.5% और भी तत्व हैं इसमें। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, यह हमें पता होना चाहिए कि दो परमाणु आपस में मिलकर के नाभिकीय संलयन से अपार ऊर्जा हमें इसमें से मिलती है। ब्लैक होल क्या है? जब तारे का अंत होता है तो कई गुना भार उसका बढ़ जाता है, और जो है ये अपने आप में खींचने लगता है जो भी आसपास का। जैसे कि माना सूर्य जब खत्म होने वाला होगा, तो ये सारे ग्रहों को, पृथ्वी वगैरह को अपने में खींच लेगा, इसकी डेंसिटी बढ़ने लगेगी, तो ये सब कुछ इसमें समा जाता है। प्रकाश भी इससे पार नहीं जा पाता, उसी चीज़ को ब्लैक होल कहते हैं। सब कुछ को ये अपने में खींचने लगता है, तो ये ब्लैक होल होता है, या कृष्ण छिद्र इसको हिंदी में कहा जाता है। तो ये थोड़ा इसके बाद ब्लैक होल शब्द का प्रयोग जॉन व्हीलर ने 1967 में पहली बार किया था। और जो तारे की आयु है 10 अरब साल होती है, 100 नहीं है, 10 अरब साल है। तारे की आयु कितनी होती है? 10 अरब साल होती है। सूर्य की वर्तमान आयु लगभग 5 अरब साल मानी जाती है। सूर्य जो है 10 अरब साल इसकी आयु है, और वर्तमान में कितनी होगी, यानी कि आधा इसकी आयु हो चुकी है। पृथ्वी की आयु 4.5 अरब साल के आसपास है। तो सौर मंडल की पूरी ऊर्जा कहाँ से आती है? तो ये सूर्य से ही आती है, यानी कि अगर सूर्य ना हो तो पृथ्वी पे भी कोई ऊर्जा नहीं हमें मिल सकती है। तो सूर्य से ही प्रकाश भी मिलता है हमें, सूर्य से ही हमें ऊर्जा भी मिलती है। सौर मंडल का केंद्र में सूर्य है, सारे 8 के 8 ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं। सौर मंडल का सिस्टम आपने ऊपर देखा होगा, सौर मंडल का चित्र भी मिल जाएगा आपको। सूर्य गैलेक्सी का केंद्र बल जो होता है ना, और जो गैलेक्सी के सेंटर होता है, सूर्य भी उसका चक्कर लगाता है, जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। सूर्य की परिक्रमा गति जो होती है 250 किलोमीटर पर सेकंड होती है, ये ध्यान में रखना है। सूर्य जब चलता है, सूर्य
गैलेक्सी के केंद्र का चक्कर लगाता है तो उसकी गति 250 किलोमीटर पर सेकंड होती है। सूर्य आकाशगंगा के केंद्र का एक चक्कर 25 करोड़ सालों में लगाता है। कहीं 22.5 करोड़ भी है, कहीं 25 करोड़ भी है, तो थोड़ा इसका ध्यान रखना है आपको। सूर्य पृथ्वी से 109 गुना भारी है और इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से लगभग 33,000 गुना ज़्यादा है। नहीं, ये 33,000 गुना भारी है पृथ्वी से। और सूर्य का व्यास जो है ये लगभग 13,91,000 के आसपास है। और ये जो है गुरुत्वाकर्षण भी इसका कई सौ इधर लिखा हुआ है कहीं, इसका गुरुत्वाकर्षण लगभग 109 गुना तो आकार बड़ा है इसका। और कुछ गुरुत्वाकर्षण भी कुछ गुना है, 28 गुना है। यानी कि जैसे कोई आदमी का वज़न यहाँ पे 100 किलो है पृथ्वी पर, तो सूर्य पे जाने पे इसका वज़न 2800 किलो हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि गुरुत्वाकर्षण भी इसका 28 गुना है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। कहीं 14.8 किलोमीटर लिखा हुआ है, कहीं 15 लिखा हुआ है, तो थोड़ा ध्यान रखना है हमें। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 20 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम का लगातार हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है। जब नाभिकीय संलयन होता है तो हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है। सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान लगभग ये 15 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास माना जाता है। सूर्य का बाहरी सतह जो है उसे फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहा जाता है। प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी की बाहरी सतह को हम क्या कहते हैं, तो पृथ्वी की बाहरी सतह को हम प्रकाश मंडल कहते हैं। 6000 डिग्री के आसपास इसका तापमान है, लेकिन सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग 15 करोड़ डिग्री के आसपास है। सौर ज्वालाएं, अब हमने देखा है कि कई बार जो है ये सूर्य पे एक स्पॉट होता है। जब हम सूर्य को किसी सूर्य ग्रहण होता है या किसी हम उसको परछाई वगैरह में, पानी वगैरह में देखते हैं, तो इस पर एक सूर्य पे एक स्पॉट सा दिखता है। तो स्पॉट क्या होता है कि काफ़ी एनर्जी यहाँ से जब निकल जाती है तो वहाँ पर एक एनर्जी ख़त्म होने से या ऊर्जा समाप्त होने से, वहाँ पर जब ऊर्जा कम हो जाती है तो वहाँ पे धब्बा सा दिखता है हमको, तो उसे सौर कलंक या सोलर स्पॉट कहा जाता है। तो सौर जहाँ से ये ऊर्जा निकलती है वहाँ पर एक धब्बा सा या सौर कलंक दिखता है हमें। तो जब ये ऊर्जा निकलेगी तो इसी ऊर्जा को हमने सौर ज्वालाएं बोल देते हैं। जहाँ पर सौर कलंक होता है, जब वहाँ से ऊर्जा निकलती है तो उसी ऊर्जा को हम सौर ज्वाला कह देते हैं। तो सोलर कलंक से निकलने वाली ज्वालाओं को हम सौर ज्वाला कहते हैं। उसके बाद कोरोना या किरीट नाम से सूर्य ग्रहण के समय ये दिखता है और एक्स किरणें यहाँ से निकलती हैं। कोरोना या किरीट शब्द भी इसको कहा गया है, तो थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। कोरोना या किरीट ये एक वर्णमंडल होता है, एक प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य के किनारे का ये हिस्सा होता है, लाल रंग का होता है। वर्णमंडल जो होता है प्रकाश मंडल के किनारे हैं, यानी कि जो फोटोस्फीयर है उसके और बाहर का हिस्सा है। फोटोस्फीयर तो सूर्य के सबसे ऊपर का हिस्सा है। प्रकाश मंडल के बाहर जो हिस्सा दिखता है उसके ऊपर का हिस्सा लाल रंग का होता है और इसे हम वर्णमंडल कहते हैं। ध्रुवीय ज्योति में ध्यान में रखना है कि जो रोशनी अभी हमने देखा था कि सोलर कलंक से जो ऊर्जा निकलती है उसे सौर ज्वाला कहते हैं। और सौर ज्वाला कई बार हमारी पृथ्वी के वायुमंडल तक आ जाती है। सौर कलंक से सौर ज्वालाएँ निकलती हैं, उस स्थान से जो ऊर्जा निकलती है, और ऊर्जा कई बार ये तरंगें कहाँ तक आ जाती हैं, पृथ्वी के वायुमंडल तक आ जाती हैं। जैसे ही वायुमंडल में आती हैं ऑक्सीजन मिलते ही ये और तेज़ रोशनी आती है इनमें, और तेज़ रोशनी के रूप में दिखती हैं। तो इन्हीं सौर ज्वालाओं को जब ये वायुमंडल में आती हैं तो इन्हें हम ध्रुवीय ज्योति कहते हैं, अरोरा लाइट्स कहते हैं। और ये ध्रुवीय ज्योतियाँ दोनों ध्रुवों पर दिखती हैं। तो दक्षिणी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर जब ये ध्रुवीय ज्योति दिखेगी तो हमें ये बोरियालिस कह देते हैं। और जब दक्षिणी ध्रुव पर ये सौर ज्योति या ध्रुवीय ज्योति दिखती है तो हम इसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस कह देते हैं।